गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। ये हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस का मॉड्यूल चल रहा है। इसमें अभी तक हमने जो देखा है उसका क्विक रीजन थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जब इस मॉड्यूल को शुरू किया तो उसमें ये देखा कि पहले तो ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझा कि ग्राउंडिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किसी अगर सिस्टम में 3 फेज फॉल्ट हो जाता है तो उस वक्त हमारी जो करंट फ्लो करती है वो 2 कंपोनेंट्स में बनी होती है, एक डीसी कंपोनेंट, एक सिमेट्रिकल करंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें अलग अलग आता है, सब ट्रांजिएंट कंडीशन आती है, ट्रांजिएंट कंडीशन आती है एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि सिंक्रोनस जनरेटर का केस लिया, उसमें नो लोड कंडीशन पे देखा कि जब हमारा फॉल्ट सिंक्रोनस जनरेटर पे नो लोड पे हो रहा है तो उस वक्त हमारा जो उसका सिंक्रोनस जनरेटर का रिएक्टेंस होता है वो चेंज होता है टाइम के साथ। वहाँ पे भी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आता है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आता है और फिर स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस आता है। फिर हमने ये भी देखा कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट के लिए भी सिंक्रोनस जनरेटर का रिएक्टेंस या सिंक्रोनस मोटर का रिएक्टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस में हमने देखा सब ट्रांजिएंट कंडीशन कैसे बनती है, ट्रांजिएंट कैसे बनती है और उसके बाद स्टेडी स्टेट कैसे बनती है। उसमें भी हमने ये भी क्लासीफाई किया था कि क्वाड्रेचर एक्सिस पे क्या होता है और डायरेक्ट एक्सिस पे। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में अपने पीछे के लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसके लास्ट वाले मॉड्यूल में फिर हमने ये कहा कि 3 फेज फॉल्ट अकर हो रहा था जनरेटर के टर्मिनल पे। ठीक है, वहाँ पे हमने कहा नो लोड कंडीशन पे हमने करंट का जो पैटर्न था वो ड्रॉ किया, फिर उसको कहा कि हमें सर्किट ब्रेकर में काम आएगा। ठीक है, फिर हमने कहा प्री फॉल्ट अगर वो सिस्टम लोडेड कंडीशन में है तो उस वक्त कैसे कैलकुलेशन होगी 3 फेज फॉल्ट की। प्री फॉल्ट सिस्टम लोडेड कंडीशन में मीन्स जनरेटर या मोटर लोड पे चल रहा है तो कैसे कैलकुलेशन होगी वो हमने देखा था। एक न्यूमेरिकल भी हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, जहाँ पे एक सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्ट था एक एंड पे और लोड एंड पे एक सिंक्रोनस मोटर कनेक्ट था, बीच में 2 ट्रांसफार्मर थे, ट्रांसमिशन लाइन थी। वहाँ पे हमने सिंक्रोनस जनरेटर पे की बस पे 3 फेज फॉल्ट कराया था, फिर वहाँ से हमने फॉल्ट करंट को कैलकुलेट किया था। जनरेटर में फॉल्ट करंट क्या थी वो देखा था, फिर मोटर में क्या फॉल्ट करंट थी वो देखा था। ये न्यूमेरिकल हमने देखा था पर यूनिट रिएक्टेंस बना के सारे के सारे जितने रिएक्टेंसेस थे, जितने कंपोनेंट्स वहाँ पे लगे हुए थे, उनके जो रिएक्टेंसेस थे उनको एक बेस पे लाकर एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमने कंपेयर करके एक पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाया था, फिर फॉल्ट करंट कैलकुलेट करी थी, फिर उस सेक्शन के बेस के हिसाब से किलो एम्पियर में उनकी फॉल्ट करंट को कैलकुलेट किया था। वहाँ पे हमने देखा था एक जनरेटर और एक मोटर केस था। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में क्या करेंगे, थोड़ा सिस्टम को जनरलाइज और बनाएंगे। यहाँ पे हम लार्ज सिस्टम, लार्ज बसेस देखेंगे और एक से ज़्यादा मोटर या एक से ज़्यादा जनरेटर देखेंगे, फिर हम फॉल्ट कराएंगे। फॉल्ट जब होगा तो उस वक्त हमारी फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा कैसे कैलकुलेशन का, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है क्या है कि 2 synchronous motors are connected to the bus of a large system through a short transmission line as shown below। 2 सिंक्रोनस मोटर M1 और M2 है, एक ट्रांसमिशन लाइन से लार्ज सिस्टम बस है, इसको भी समझते हैं ये क्या है। इससे कनेक्ट है। द रेटिंग्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स आर शोन, रेटिंग्स दी हुई है। इसकी 1 MVA 440 वोल्ट 0.1 पर यूनिट एक्स डैश है, मतलब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही M2 के लिए भी है। लाइन के लिए ओम में ली हुई रिएक्टेंस और इस सिस्टम बस के लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट MVA एट इट्स बस एट 440 वोल्ट इज 8। इसको समझते हैं ये क्या है, इससे हमें क्या चीज़ मिलेगी ये हम देखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन द मोटर्स ऑपरेटिंग एट 440 वोल्ट, मतलब ये 440 वोल्ट इसका रेटेड वोल्टेज है, इस पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब सिस्टम हमारा रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है। कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट सिमेट्रिकल कंपोनेंट, हमने कहा था सिमेट्रिकल कंपोनेंट फेजर एनालिसिस से यूज करते निकालते हैं। फिर डीसी कंपोनेंट अप्रॉक्सीमेशन जो उसका होता है 3 साइकिल के बाद 4 साइकिल 5 साइकिल, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट निकालना है। ये जो 3 फेज फॉल्ट होगा मोटर बस पे, उस पर क्या सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट आएगी। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए पहले जनरलाइज अप्रोच समझते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, जब जो सिस्टम हमारा है उसका पहले पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम लेके आवेंगे, हर कंपोनेंट्स का जो रिएक्टेंस होगा उसको एक कॉमन बेस पे लेके आवेंगे। ठीक है, तो अब पहला क्या है, यहाँ पे देखिए मोटर है। अब MVA बेस की अगर हम बात करें सिस्टम में तो MVA 1 MVA 1 MVA और 1 MVA
1 MVA 1 MVA दोनों सब जगह है, तो हम यहाँ MVA बेस 1 MVA ले लेंगे, ठीक है। 440 वोल्ट रेटेड वोल्टेज, इसका भी 440 वोल्ट, इसका भी रेटेड वोल्टेज, और यहाँ भी 440 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है सिस्टम, तो यहाँ पे KV बेस भी हम 440 वोल्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कॉन्सेप्ट और समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए यहाँ पे कोई एक सिंगल जनरेटर नहीं लगा हुआ है, लार्ज सिस्टम बस लगा हुआ है, लार्ज सिस्टम बस लगा हुआ है। इसको मतलब समझते हैं क्या है ये लार्ज सिस्टम बस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कई सारे जनरेटर्स एक बस पे कनेक्ट है, कोई बस है, कई सारे जनरेटर्स यहाँ पे ऐसे इस तरह से कनेक्ट हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं लार्ज सिस्टम बस। इनके अपने रिएक्टेंस है, तो मान लीजिए सबके रिएक्टेंस x है, सपोज करिएगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि सबके रिएक्टेंस x है। तो अगर हम इसे इसके इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं तो कुछ इस तरह से आती है, एक सोर्स आ जाता है, एक सोर्स आता है, साथ में इसका रिएक्टेंस, इस तरह से हमारी सर्किट बन जाती है, ठीक है। तो लार्ज सिस्टम बस है, मान लीजिए क्या है, n जनरेटर कनेक्ट हैं, सपोज करिएगा n जनरेटर्स कनेक्ट हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा x/n आएगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस x/n हो जाएगा, ठीक है। और ये जनरेटेड वोल्टेज सपोज करिए इक्विवेलेंट जो है हमारा EG आया है, ठीक है, EG आया हुआ है, ठीक, इन सबका इक्विवेलेंट। तो मतलब ये लार्ज सिस्टम बस का मतलब इक्विवेलेंट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पे है कि जब हमें पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाना होगा तो हमें x की वैल्यू को निकालना होगा। पहले देखिएगा कि यहाँ पे अब दो टर्म और आते हैं, एक फाइनाइट बस सिस्टम आता है, लार्ज सिस्टम बस के साथ एक फाइनाइट बस सिस्टम आता है और इनफाइनाइट बस होता है। कभी क्वेश्चन में कहता है फाइनाइट बस है, कभी इनफाइनाइट बस होगा। फाइनाइट कब होगा, इस x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर x फाइनाइट होगा, मान लीजिए n कुछ फाइनाइट नंबर है, तो हमारा ये चीज़ हमारा फाइनाइट होगा, तब यहाँ पे मतलब इसका कुछ अपना रिएक्टेंस है, इस पूरे इक्विवेलेंट सिस्टम का एक रिएक्टेंस है, तो उस वक्त हम कहेंगे फाइनाइट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि n नंबर फाइनाइट है। अगर यही n नंबर इनफाइनाइट है, बहुत लार्ज हो जाए, तो उस वक्त अगर रिएक्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, अगर मतलब जीरो के अप्रॉक्सीमेट हो जाए, तो हम ये कहेंगे क्यों, तो इसको तब क्या होगा, इनफाइनाइट बस पे तो उसका रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हम तब इसको कहेंगे इनफाइनाइट बस। इनफाइनाइट बस जब रिएक्टेंस जीरो हो गया तो किसकी तरह काम करेगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ, ना ही इसका रेजिस्टेंस है, ना ही कोई रिएक्टेंस है, ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लगता है इनफाइनाइट बस पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब तो क्वेश्चन से हमें सब पता चलता है कि सिस्टम कैसा है हमारा, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो हमारा अप्रोच, हमारा जो एम है अभी x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस x को कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं ये कहा गया है कि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, बट लोडिंग कंडीशन कहीं नहीं दी गई है। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था कि 15 मेगावाट का पावर मोटर एब्जॉर्ब कर दिया, ले रही थी। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं कहा गया कि मोटर कितने मेगावाट की पावर ले रही है। तो अगर कहीं पे लोडिंग कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जो कि 90% क्वेश्चन में यही होता है, और रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट करता है सिस्टम, तो उस वक्त हम कहते हैं कि नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है। और वहाँ पे हम मानते हैं कि सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ में प्री फॉल्ट वोल्टेज उसका रेटेड वोल्टेज होगा, और रेटेड वोल्टेज हमेशा 1 पर यूनिट में होता है। रेटेड वोल्टेज हमेशा 1 पर यूनिट में होता है, जो भी रेटेड वोल्टेज है 1 पर यूनिट का रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं इसको पहले। हाँ, व्हेन लोडिंग condition is not given, 90% case, we assume that system is at no load and operating at rated voltage at each point. So in this condition प्री फॉल्ट वोल्टेज, मतलब अभी तक फॉल्ट नहीं हुआ है, प्री फॉल्ट वोल्टेज इज 1 पर यूनिट, 1 at the angle of 0 degree per unit at every point of the सिस्टम। ये स्टेटमेंट हमें आगे बहुत काम आएगा। अगर सिस्टम हमारा नो लोडिंग कंडीशन कोई नहीं दी हुई है तो हम मानते हैं कि नो लोड कंडीशन है। अगर नो लोड कंडीशन है, वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, जब फ्लो नहीं कर रही तो कहीं पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है, जो हमारा
वोल्टेज है हर पॉइंट पे वो बराबर होगा। हम कह रहे हैं कि रेटेड वोल्टेज पे काम कर रहा है तो इसलिए 1 पर यूनिट है। क्यों? क्योंकि रेटेड वोल्टेज को ही हम बेस वोल्टेज लगभग मान लेते हैं उस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे 1 पर यूनिट हर सिस्टम को, चाहे इस पॉइंट पे देख लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे देख लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे देख लीजिए, हमें हर जगह पे हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 पर यूनिट है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो ये हमारा V इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री पर यूनिट है, ठीक है। ये हम कह रहे हैं इस सिस्टम के यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज पे, ठीक। अब ये चीज़ हो गया क्लियर। अब आती है बात जो ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है दूसरा कि शॉर्ट सर्किट MVA और एट इट्स बस इज़ 440 वोल्ट। शॉर्ट सर्किट MVA का मतलब क्या? अगर यहाँ पे शॉर्ट हो जा रहा है इस तरह से, तो जैसे पहले जो प्रीफॉल्ट वोल्टेज था और ये इसे प्रीफॉल्ट वोल्टेज बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे पोस्ट फॉल्ट जो करंट आएगी हमारी V0 IF कह लेते हैं इसे, पोस्ट फॉल्ट करंट। इस जनरेटर सिस्टम के लिए जो हमारी पोस्ट फॉल्ट करंट आ रही है वो IF है, ठीक है। तो अगर अब हम IF को पहले हम ये देखते हैं शॉर्ट सर्किट MVA, इसके लिए एक और नाम आता है फॉल्ट MVA, इसके लिए और एक नाम आता है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। ये सब एक ही चीज़ है। तो इसको ये किसके बराबर होता है? किसी अगर सिस्टम पे दिया जाए, अगर इस मोटर के लिए भी दिया जाए, इसके जनरेटर के लिए, कहीं भी दिया भी जनरेटर के लिए दिया हुआ है, तो ये होता है V0 IF, जहाँ पे क्या होता है V0 क्या होता है हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या होता है पोस्ट फॉल्ट करंट, ठीक है। इस पॉइंट पे पोस्ट फॉल्ट करंट क्या है? तो अगर अब इस सर्किट से हम देखें, अगर ये हमारा देखिए ये पर यूनिट में भी हो सकता है और MVA भी हो सकता है। अभी कितने में दिया हुआ है? 8 MVA दिया हुआ है, मतलब शॉर्ट सर्किट MVA दिया हुआ है एट इट्स बस एट 440 वोल्ट इज 8। अब यहाँ पे इसे हम पहले पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम MVA बेस जो ले लेते हैं इस सिस्टम के लिए, MVA बेस इज इक्वल टू 1 MVA, क्योंकि ये सब जगह है लगभग 1 MVA, और KV बेस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ, इसलिए KV बेस में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 440 वोल्ट मतलब 0.44 KV ले लेते हैं। हम बेस हमेशा MVA या KV में सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन फार्मूला जो बना हुआ है KV और MVA में ही लगभग बना हुआ है, तो हमें वो हम उसके यूजुअल होते हैं, ठीक है। तो V0 इंटू IF प्री फॉल्ट वोल्टेज और ये पोस्ट फॉल्ट करंट। अब पोस्ट फॉल्ट करंट अगर हम इस सर्किट से देखें, अच्छा इसको हमारा कितना दिया हुआ है अभी यहाँ पे 8 MVA दिया हुआ है। इसको अगर हम पर यूनिट में लेना चाहें तो 8 MVA अपॉन MVA बेस, पर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे अभी हम, क्योंकि इसको भी हम पर यूनिट में लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 8 अपॉन 1, 8 पर यूनिट इसका शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है, शॉर्ट सर्किट MVA है, ठीक है। तो V0 IF V0 ये IF, ठीक है। तो V0 हमारा कितना है 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री इंटू IF को अगर हम बात करें, अगर इस सिस्टम से देखें, अगर IF हम लेते हैं, IF इज इक्वल टू क्या है EG अपॉन JX, जो भी इसका रिएक्टेंस है JX। अब देखिए क्या कहा था हमने, जब नो लोड पर काम करेगा तो चाहे ये होगा प्री फॉल्ट वोल्टेज, किसी भी पॉइंट पर हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री पर यूनिट होगा, तो ये भी 1 एट द एंगल ऑफ 0 पर यूनिट डिग्री, ये भी 1 एट द एंगल ऑफ 0 अपॉन JX, ठीक है। इसको हो गया -J/X, ये हो गया IF की वैल्यू हमें मिल गई। IF को यहाँ पे रख दीजिए अब -J/X, ठीक है, ये हमें मिल गया IF की वैल्यू। और अच्छा ये IF मिल गई अभी हम, अब ये देखिएगा 8 पर यूनिट में है, हम इसको मैग्नीट्यूड में लेते हैं, V0 मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इसको हम IF का मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो क्या आएगा 1/x, ठीक है, IF मैग्नीट्यूड, ठीक। तो इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं 1 इंटू IF की वैल्यू 1/x, और ये कितना दिया हुआ है 8 पर यूनिट में, ठीक। तो x कितना आ गया 1/8 पर यूनिट इज इक्वल टू 0.125 पर यूनिट। मतलब हमने जो MVA में दिया हुआ था शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी उसको हमने पर यूनिट में कन्वर्ट कर ली, फिर IF को भी हमने किस में कन्वर्ट किया, चूँकि हमने ये
प्री फॉल्ट वोल्टेज पर यूनिट 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री हमने ले रखा है, तो IF भी हमारी पर यूनिट में आ गई। फिर उसके हमने उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिया केवल, ठीक है। इसी तरीके से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे क्या 0.125 पर यूनिट, मतलब ये फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो ये सिस्टम हमारा कैसा है, ये बस हमारी कैसी है, फाइनाइट बस है, ना कि इनफाइनाइट। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती तब इनफाइनाइट होता और यहाँ पे केवल ये काम कर रहा होता आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह, इसका कोई भी रिएक्टेंस ना होता। तो इस इक्विवेलेंट जनरेटर का, इक्विवेलेंट सिस्टम का ये रिएक्टेंस आया, ठीक है। अब ये मिल गया, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। XG हम लिख देते हैं इसको, XG 0.125 पर यूनिट, ये हमें मिल गया। इतना पूरा करने का मतलब ये था कि हमें XG डैश को निकालना था, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब आगे देखते हैं, अब बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी पर यूनिट निकाल लेते हैं। देखिएगा ये क्या है 1 MVA पे, ये 1 MVA पे ही है, 1 MVA पे है, बेस भी 0.44 kV है, इसका भी 1 MVA 0.44 kV। तो मतलब ये अप्रोप्रिएट बेस वैल्यूज पे ये दिए हुए हैं, x-m2 x-m1, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा किस पे है, ओम में है, तो इसे हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। XL पर यूनिट इज इक्वल टू 0.05 MVA बेस 1/kV बेस का स्क्वायर 0.44 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा XL पर यूनिट 0.26 पर यूनिट, ठीक है। ये आ जाएगा XL पर यूनिट में आ जाएगा 0.26 पर यूनिट, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अब ये हमें मिल गया है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसका भी रिएक्टेंस मिल गया है, इसका भी रिएक्टेंस हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। इनके वोल्टेजेस अपने आ जाएंगे बैक EMF वाले, और इनके जनरेटेड वोल्टेज जो हमने EG निकाला था वो। अब इसका रिएक्टेंस डायग्राम आते हैं इस सिस्टम के लिए। तो जो बन रहा है हमारा, पहले जनरेटर इक्विवेलेंट बन गया, इक्विवेलेंट सिस्टम का जो जनरेटर बना हमारा, ये इसका इंड्यूस्ड EMF EG डैश 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, या अभी हम ये कह लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। इसका कितना आया है J 0.125 पर यूनिट में आ गया है जनरेटर के लिए, इस लार्ज सिस्टम के लिए ये इक्विवेलेंट आया। फिर इसके बाद लाइन कनेक्ट हो गई है हमारी, लाइन का कितना आया J 0.26 पर यूनिट में, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से कनेक्ट कौन सी है, पहले मान लीजिए यहाँ पे M2 कनेक्ट है, तो M2 का रिएक्टेंस आ गया और उसका बैक EMF आ गया, ठीक है। इसी तरह M1 का रिएक्टेंस आ गया और ये बैक EMF आ गया, ठीक, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं पहले, J 0.1 पर यूनिट, ये J 0.1 पर यूनिट, ठीक है। और ये EM1 डैश EM2 डैश इज इक्वल टू वाट, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, मोटर बस पे, यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो गया, ये मोटर की बस है, यहाँ पे कहीं ऐसे फॉल्ट हो गया, सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंपीडेंस नहीं है। फॉल्ट का इंपीडेंस अगर नहीं दिया तो सॉलिडली ग्राउंडेड मानते हैं, उसका कोई इंपीडेंस नहीं, मतलब शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट करंट IF फ्लो करेगी, इसको कैलकुलेट करना है हमें कुल मिला के, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे वोल्टेजेस क्या होंगे, हमने क्या कहा, नो लोड कंडीशन पे काम कर रहा है, नो लोड कंडीशन पे अगर काम कर रहा है तो वोल्टेजेस 1 पर यूनिट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, प्री फॉल्ट वोल्टेज। तो प्री फॉल्ट वोल्टेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये भी 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, और ये भी 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। हर पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे भी अगर वोल्टेज लिया जाता प्री फॉल्ट वोल्टेज, वो भी होता 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री पर यूनिट। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है, और 90% केसेस में ये होता है, और ये अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है, इससे हमें रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट सही मिलता है, ठीक है। अब हमें IF को कैलकुलेट करना, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको इक्विवेलेंट है कि इसकी इस तरह बना देते हैं, और जनरेटर तो लगा ही है हमारे पास, इसका पहले क्या कर देते हैं, इसका जनरेटर मान लीजिए वोल्टेज सोर्स लगा दिया हमने, EG डैश इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री पर। फिर इस लाइन और इसको हमने ऐड कर दिया 0.26 0.125 0.385 J 0.385 पर यूनिट हो गया, इन दोनों को एक कर दिया है, ठीक है। और
अब इन दोनों का मोटर है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करिएगा तो रिएक्टेंसेस कितना हो जाएगा, J.05 पर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और बैक ईएमएफ इसका कितना रहेगा, पैरेलल वोल्टेज सोर्सेज हैं तो EM डैश इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, सिंप्लीफाइड सर्किट हो गई। और उसके बाद हमारा यहाँ पे फॉल्ट कहाँ हुआ है, यहाँ फॉल्ट हुआ है और हमें निकालना क्या है, ये IF निकालना है, बस इतना काम है हमारा। तो अब इसको निकालने के लिए ये निकाल लीजिए, यहाँ पे जो जनरेटर करंट फीड कर रहा है वो IGF मान लीजिए इसको, और जो मोटर फीड कर रहा है वो IMF। हमने ये देखा था मोटर कैसे फीड करता है, नॉर्मल कंडीशन मोटर करंट लेता है, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में ये मोटर करंट फीड करता है फॉल्ट को। क्यों करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वहाँ पे, उसका इनर्शिया होता है, मोटर घूमता रहता है, फॉल्ट के पहले रोटर मोटर का घूम रहा है और रोटेट कर रहा है, फील्ड हमारी एनर्जाइज्ड है तो वो जनरेटर की तरह काम करने लगता है और करंट डिलीवर करने लगता है, फीड करने लगता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल लिया था उस पर पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको, ठीक। अब यहाँ से IGF कैलकुलेट कर लीजिए। IGF इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये इस वाले लूप पे काम करिएगा, पहले लूप में 1 2 J.385, ठीक है। इसको अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास ये -J2.6 पर यूनिट में आएगा, ठीक है। ये आ गया। इसी तरीके से अगर मोटर फॉल्ट के लिए लेंगे, मोटर फॉल्ट करंट जो फीड कर रहा है, जो मोटर फॉल्ट करंट फीड कर रहा है वो क्या आएगा, 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये वोल्टेज 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। उसके बाद ये रिएक्टेंस J.05, ये आ जाएगा -J20 पर यूनिट, ठीक है। ये आ गया। अब टोटल फॉल्ट करंट कितनी आ जाएगी, IF इज इक्वल टू IGF प्लस IMF, ठीक। ये आ गया -J2.6 प्लस -J20, दिस इज -J22.6 पर यूनिट। ये हमें मिल गई करंट, किसमें, पर यूनिट में ये सारी करंट मिली। अगर हमें अब नॉर्मल किलो एम्पियर में करंट या एम्पियर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किलो एम्पियर बेस सबसे पहले निकालेंगे हम इसके लिए। किलो एम्पियर बेस इज इक्वल टू MVA बेस अपॉन √3 इंटू KV बेस, ठीक है। MVA बेस कितना हमने लिया हुआ है, 1 MVA अपॉन √3 इंटू KV बेस कितना हमारा 0.44। तो ये हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 1.31 किलो एम्पियर, ये आएगा 1.31 किलो एम्पियर किलो एम्पियर बेस। तो अब अगर इसी को हमें किलो एम्पियर में निकालना होगा तो 2.6 इंटू मैग्नीट्यूड लेंगे इस करंट का इंटू 1.31 किलो एम्पियर बेस, तो ये आ जाएगी हमारी बात IGF 2.6 में 1.31 से अगर हम वो करेंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा ये, कर लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1.31 2.6 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर ही देते हैं भाई, 6 18 3.4 किलो एम्पियर समथिंग करंट इसकी आएगी, 3.4 किलो एम्पियर समथिंग इसकी करंट आ जाएगी IGF की। इसी तरह अगर IMF की करंट अगर हम लोग लेंगे, IMF की करंट अगर हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 1.31, ये कितनी आ जाएगी 20 ठीक है, और ये 26.2 किलो एम्पियर, ये 26.2 किलो एम्पियर आ जाएगी। और इसी तरह से इसको अगर ले लेंगे तो दोनों को अगर जोड़ देंगे 3.4 प्लस 26.2 तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये 29.6 किलो एम्पियर की करंट हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा था कि अगर किलो एम्पियर में या पर यूनिट में करंट निकालना है हमें, चाहे जनरेटर साइड पर निकालने करंट, जनरेटर साइड से क्या जा रही है और मोटर साइड से क्या जा रही है, दोनों ही निकाल लिया, फिर हमने टोटल फॉल्ट करंट भी निकाल ली। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा नया चीज़,
पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम हमने पहले ही सीख लिया था, फॉल्ट करंट कैसे निकाल रहे थे वो भी सीख लिया था हमने। एक नई चीज़ यहाँ पे क्या सीखी, ये चीज़ लार्ज सिस्टम अगर दिया हुआ है तो उसको किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, वहाँ पे एक्स की वैल्यू जो रिएक्टेंस आती है लार्ज सिस्टम के लिए वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए फिर जो अलग से चीज़ दी हुई थी वो क्या दी थी, शॉर्ट सर्किट एमवीए दिया हुआ था, उससे हमने निकालना V0IF, ये नई चीज़ सीखी। शॉर्ट सर्किट एमवीए और शॉर्ट सर्किट एमवीए या फॉल्ट कैपेसिटी या फॉल्ट एमवीए या फिर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, कोई भी इन चारों में कोई भी नाम हो सकता है, तो वो सीखी। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर सिस्टम नो लोड पे, अगर सिस्टम रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है और लोडिंग की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो हम वहाँ पे ये मान लेते हैं कि सिस्टम नो लोड पे काम कर रहा है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे, सर्किट के किसी भी पॉइंट पे अगर वोल्टेज हम लेंगे तो हम ये मानेंगे वो वहाँ पे रेटेड वोल्टेज है। रेटेड वोल्टेज होने का मतलब क्या है, जो वोल्टेज है पर यूनिट में वो होगा प्री फॉल्ट वोल्टेज। प्री फॉल्ट वोल्टेज फॉल्ट के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉल्ट के पहले की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत क्या थी, V0 की ज़रूरत थी, ठीक है। तो प्री फॉल्ट वोल्टेज हमेशा वहाँ पे होगा 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 1 पर यूनिट मैग्नीट्यूड में आ गया, 0 हमने उसको रेफरेंस ले लिया किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सिस्टम, किसी जैसे हमने EM के लिए भी लिया था, EG के लिए भी लिया था, V पे भी लिया था, सब जगह वो काम करता है। ये हमारा एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन होता है सॉल्व करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे एक चीज़ ये हमने मतलब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जिसमें ये चीज़ें काफ़ी सीखी है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, ए 2 जनरेटर स्टेशन G1 एंड G2 सप्लाइज ए फीडर थ्रू अ बस शोन इन फिगर। ये बस है हमारी एक, इससे फीडर ये निकला हुआ है, 2 जनरेटर इसे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एडिशनल पावर इज फिट टू द बस थ्रू अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। एडिशनल पावर इज फिट टू द बस थ्रू अ ट्रांसफार्मर फ्रॉम अ लार्ज सिस्टम विच में बी रिगार्डेड एज इनफाइनाइट। एक इनफाइनाइट सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इनफाइनाइट बस सिस्टम मतलब कई सारे जनरेटर्स कनेक्ट हैं। T2 के थ्रू एक रिएक्टर X के थ्रू इसे एडिशनल पावर दी जा रही। मान लीजिए ये 2 जनरेटर इस फीडर को सप्लाई कर रहे हैं और फीडर पे अगर लोड इन दोनों कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया है तो एडिशनल पावर हम यहाँ से ले रहे हैं, इस इनफाइनाइट बस से ले रहे हैं। बीच में T2 है ट्रांसफार्मर और एक X रिएक्टर है। अब X रिएक्टर क्यों लगाया गया है? रिएक्टर X इज इंक्लूडेड बिटवीन द ट्रांसफार्मर T2 एंड बस, this bus to limit the short circuit rupturing capacity of the circuit breaker to 330 MVA। ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका रप्चरिंग कैपेसिटी 330 MVA। रप्चरिंग कैपेसिटी मतलब वही फॉल्ट कैपेसिटी, मतलब फ्लो यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, सर्किट ब्रेकर के पास फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट क्लोजर टू ब्रेकर। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द रिएक्टर रिक्वायर्ड। मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि अगर फॉल्ट यहाँ पे हुआ तो उस वक्त जो हमारी फॉल्ट करंट आएगी, उस फॉल्ट करंट और जो हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज होता है V0IF, उन दोनों को मिला क्या बनेगा, रप्चरिंग कैपेसिटी या फॉल्ट कैपेसिटी, वही चीज़ है वो। तो उस IF को इस प्री फॉल्ट वोल्टेज, क्योंकि सिस्टम हमारा यहाँ पे लोडेड नहीं है, कुछ नहीं कहा गया है, रेटेड कंडीशन में चल रहा है, मतलब हम ये मानेंगे कि सिस्टम अनलोड पे है, नो लोड कंडीशन पे और रेटेड वोल्टेज पे चल रहा है। मतलब वोल्टेज हर पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे 1 एट द एंगल ऑफ 1 पर यूनिट है, ठीक है, 1 पर यूनिट है, ठीक है। तो V0IF में रप्चरिंग कैपेसिटी में V0 में 1 पर यूनिट हो गया। IF की वैल्यू को हमें लिमिट करना है इस तरह की V0IF का प्रोडक्ट 330 MVA से ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए ये X इंक्लूड किया गया। अब इसी X की वैल्यू को निकालना है कि फॉल्ट करंट हमारा इस तरह से हो कि रप्चरिंग कैपेसिटी हमारी 330 MVA पे से ज़्यादा ना हो। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक जनरल पावर सिस्टम है लगभग, मतलब इसको एक प्रैक्टिकल तौर पे समझिएगा। मान लीजिए 2 जनरेटिंग स्टेशंस लगे हुए हैं और एक फीडर है, एक एरिया है जिसको ये सप्लाई कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं पावर, और जो फीडर पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ एडिशनल पावर ऐसी है जो डिमांड है वहाँ की, लोकल जो उस एरिया की डिमांड है, ये 2 जनरेटिंग स्टेशन नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उसको लिया गया एक इनफाइनाइट बस से, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाया गया और एक X रिएक्टर लगाया गया। उस X रिएक्टर का काम ये है कि अगर सर्किट ब्रेकर के पास फॉल्ट होता है तो इस सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी 330 MVA से ज़्यादा ना हो। रप्चरिंग कैपेसिटी मतलब V0IF, V0IF तो फॉल्ट करंट किसी सर्किट ब्रेकर को, V0 हमने पहले कहा था कि ये V0 किसको डिसाइड करता है, जो आर्किंग होती है, आर्क होता है जनरेट, उसको डिसाइड करता है, ठीक है।
आर की इंटेंसिटी या उसको डिसाइड करता है, वो हम सर्किट ब्रेकर के केस में अलग देखेंगे। सर्किट ब्रेकर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा वो। और IF फॉल्ट करंट कितनी मैक्सिमम करंट वो ब्रेक कर सकता है, इसलिए इस रप्चरिंग कैपेसिटी का होना ज़रूरी है। मतलब ये दोनों, एक रप्चरिंग कैपेसिटी, ये चीज़ हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझिए कि ये जो IF है इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए इस 330 के हिसाब से। उस मैक्सिमम लिमिट को पाने के लिए, उससे ज़्यादा हमारी IF ना हो, उसके लिए x लगाया गया है। तो उस x की वैल्यू कितनी चाहिए कि ये IF उससे ज़्यादा ना हो, ये है पूरा क्वेश्चन का सार। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा रिएक्टेंसेस दिए हुए हैं सब पे, ठीक है। अच्छा ये भी कहा है इन्होंने कि अज्यूम दैट ऑल रिएक्टेंसेस आर गिवन इन अप्रोप्रिएट बेस वोल्टेजेस। पहले इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर दिया है कि अप्रोप्रिएट वोल्टेज बेस मतलब जो वोल्टेज बेस चाहिए, जैसे ट्रांसफार्मर के इस साइड में जो भी वोल्टेज इसकी रेटिंग होगी, इस साइड का पूरा इसने वो कर लिया है। मान लिया यहाँ पे केवी बेस अप्रोप्रिएट है, जो भी है वो सही है। मतलब न्यू बेस केवी का और ओल्ड बेस लगभग मतलब न्यू बेस केवी बेस और ओल्ड केवी बेस वो बराबर है किसी भी पॉइंट पे अगर लिया जावे तो, ठीक है। ये हो गया। चूज अ बेस ऑफ 100 MVA, ये सिस्टम का पूरा बेस इन्होंने कह दिया 100 MVA पे चूज करिए। ये हमें अब चूज कर लेते हैं। MVA बेस इज इक्वल टू 100 MVA, ठीक है। तो इस 100 MVA के हिसाब से अब इन जितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इनका रिएक्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जनरेटर G1 के लिए XG1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है 0.15, ठीक है। और न्यू बेस कितना आ गया हमारा 100, ओल्ड बेस कितना है, इसकी कैपेसिटी 25 MVA की है, तो ये आ गया 0.6 पर यूनिट, ठीक है। और इसी तरह XG2 अगर लिख देंगे हम लोग, कितना है XG2 20%, 0.2 इंटू न्यू बेस 100, ओल्ड बेस इसकी कितना है 50 MVA है, ये कितना आ गया 0.4 पर यूनिट। ट्रांसफार्मर के लिए देखते हैं XT2 10% है 0.1, न्यू बेस 100 MVA, 100 अपॉन ओल्ड कितना है 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.08 पर यूनिट, ठीक है। ये हो गया 0.08 0.40, हाँ 0.25 आएगा ये, सॉरी ये इससे कैंसिल, हाँ 0.25 आएगा ये, सॉरी 0.25 पर यूनिट आएगा XT2 के लिए, ठीक है। इस वोल्टेज को हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसने पहले कह दिया है कि सारे रिएक्टेंसेस अप्रोप्रिएट वोल्टेज बेस पे लिए गए हैं, मतलब वोल्टेज बेस हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। XT1 क्या आएगा, XT1 के लिए देखिए यहाँ पे 8% है 0.8, न्यू बेस 100, ओल्ड बेस कितना है इसका 100 ही है, तो ये चेंज नहीं होना है, तो ये आ जाएगा 0.8 पर यूनिट, ठीक है। ये हो गया 8% है ना, 0.08 ये हो गया 0.08। तो ये सारे हमने नए बेस पे इसको ले लिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। अब न्यू कितना आ गया है XG1 कितना है 0.6, XG2 कितना है 0.4, ठीक है। XT2 कितना आया, XT2 कितना आया था 0.25 पर यूनिट, ठीक है। XT1 कितना आ गया हमारा 0.08 पर यूनिट, ठीक। ये हमने निकाल लिए। अच्छा अब ये निकल गया, अब रिएक्टेंस डायग्राम इनका बना लेते हैं, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम। तो इसको बनाने के लिए समझिए कैसे बनेगा। ये हमारी वोल्टेज बस हो गई। अब यहाँ पे पहला जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं इसके रिएक्टेंस के साथ में, ये XG1 कितना है 0.6 पर यूनिट, या हम ऐसे लिख दीजिए 0.6, ये कितना है EG1, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे के लिए बना लेते हैं ये, ठीक। और इसका कितना है दूसरे जनरेटर के लिए J0.4, ठीक। ये हो गया, ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब इस बस से ये बस हो गई, ये वाली बस बना दी हमने। अब क्या कनेक्ट है, एक
फीडर निकला हुआ पहले ट्रांसफार्मर के साथ में, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, XT1 हो गया। XT1 इज इक्वल टू कितना है, 0.08 पर यूनिट है, ठीक है, जे हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगा दिया गया, एक सर्किट ब्रेकर, ठीक। इस तरह से हमारा फीडर निकला हुआ है। अब ये हो गया, क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और भी कनेक्ट है, अभी रिएक्टेंस भी कनेक्ट है। ये X जो हमारा रिएक्टर है, X इस तरह कनेक्ट है, किसके थ्रू कनेक्ट है, T2 के थ्रू कनेक्ट है। तो ये हो गया XT2 इज इक्वल टू कितना है, 0.25 पर यूनिट। फिर उसके बाद ये देखिए इनफाइनाइट बस है अगर तो इनफाइनाइट बस कैसे काम करता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह, इसका कोई भी रिएक्टेंस नहीं होता, ये हमने पीछे भी देखा था। तो यहाँ पे हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है। फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, फॉल्ट यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, तो हमें फॉल्ट करंट ये चाहिए, ठीक। फॉल्ट करंट हमें ये चाहिए, इस तरह से है क्वेश्चन, ठीक। तो अब क्या है कि ये समझ में आ गया कैसे हमने इस फिगर से इसको हमने बनाया पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम को, ये बना लिया, काफ़ी काम आसान हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए हमें कि इसकी जो फॉल्ट करंट है IF जो फॉल्ट करंट हमारी है वो किस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए 330 MVA की रप्चरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे प्री फॉल्ट वोल्टेज क्या होगा, पहले V0 प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि सिस्टम नो लोड पे है, हमने ये मान रखा है। हर सबका ये क्या हो जाएगा, सबका 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं ये 1 भी 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना देता है, ठीक है। तो इस फॉल्ट पे यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, मान लीजिए F है, तो प्री फॉल्ट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल गया। अब IF की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। IF की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, IF की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगी जो शॉर्ट सर्किट रैप्चरिंग कैपेसिटी दी हुई है। तो इसको पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेकर के पास ही हो रहा है, तो फॉल्ट करंट कितना है, ये पिंचिंग करना है, ये देखना है 330 MVA, ठीक है। इसे पर यूनिट में अगर निकालेंगे तो 333 मतलब 333 है, 333 MVA अपॉन 100 बेस से हमने मल्टीप्लाई करी, जो हमने बेस लिया हुआ है यहाँ पे 100 MVA का बेस लिया है, उससे मल्टीप्लाई नहीं, उसे डिवाइड कर दिया है, तो ये आ गया 3.33 पर यूनिट। अब फॉल्ट करंट हमें निकालनी है, तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला, V0 IF होता है। ये क्या होता है, प्री फॉल्ट वोल्टेज V0 और ये पोस्ट फॉल्ट करंट IF, तो आ गया ये 3.33 और IF इस तरह से क्या हो जाएगा 3.33 अपॉन VO, कितना है मैग्नीट्यूड VO का 1, V0 का 1 है, तो ये 3.33 पर यूनिट फॉल्ट करंट भी हो गई, ठीक। ये हमें आसानी हो जाती है जब हम प्री फॉल्ट सिस्टम को के वोल्टेज को रेटेड मानते हुए चलते हैं और 1 पर यूनिट लेके चलते हैं, तो कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाती है। तो ये हमारी IF करंट कितनी आ गई 3.33 पर यूनिट। अब सर्किट को आप सॉल्व कर दीजिए, सर्किट को सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगी, ये हटा देते हैं सर, चलिए। ये क्लोज सिस्टम बन गया है हमारा। अब देखिए IF यहाँ पे फ्लो कर रही है, ये IF हो गई, ठीक, IF फ्लो कर रही है इस तरह से, और ये X की वैल्यू है, सब कुछ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पूरी सर्किट हमारी बनी हुई। यहाँ पे कहीं नोडल वगैरह लगा के जैसे भी करना हो आपको, नोडल लगा लीजिए या फिर आप KVL लगा लीजिए, थेवेनिन लगा, कुछ भी लगा लीजिए, तो उसको सॉल्व करिएगा। देखिए अननोन हमारे पास ये मालूम है, ये सब मालूम है, ये मालूम है, ये पूरा वोल्टेज मालूम है, सर्किट में मालूम है, अननोन क्या है हमारा, ये X अननोन है, और ये भी मालूम है, और ये फॉल्ट करंट भी मालूम है। तो ये पूरी एक क्लोज सर्किट यहाँ से पूरी ये बन गई, ठीक। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अपना इक्वेशन वगैरह बना के नोडल एनालिसिस सॉल्व करेंगे, तो हम वो थोड़ा लेंदी जगह, टाइम नहीं है, तो अभी इसको इस तरह से जब सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ये X की वैल्यू आ जाएगी 2.39 पर यूनिट के आसपास आएगी, 2.39 पर यूनिट के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये हमें फॉल्ट करंट यहाँ पे मिल गई, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट इस तरह फ्लो कर रही है, इधर से ये सारी करंट ऊपर फ्लो करेंगी, या
आप चाहे यहाँ नोडल एनालिसिस लगा लीजिएगा तब भी ये मिल जाएगा x की वैल्यू, और चाहे थेवेनिन लगा लीजिएगा, वो नेटवर्क का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। ये पावर सिस्टम है तो यहाँ पे नेटवर्क के पार्ट को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन लगे कि भाई कैसे कैलकुलेशन होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से एक PDF बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कैसे ये होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये था हमारा 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि किस तरह से सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को हम कैलकुलेट करते हैं अगर 3 फेज फॉल्ट कंडीशन रही है। पहले वाले हमने देखा था केवल एक सिंपल सिस्टम लिया था, सिंगल जनरेटर और सिंगल मोटर लिया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि एक लार्ज सिस्टम आया, उसमें हमें एक नया चीज़ मिल गया, लार्ज सिस्टम। फिर हमने उसको कहा कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, एक्सेस चेक किया। फिर वहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा कि फॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ आया। रप्चरिंग कैपेसिटी जो आई सर्किट ब्रेकर की, वो आ गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर लोडेड कंडीशन नहीं दी है तो प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री पर यूनिट लेते हैं, क्यों, रेटेड वोल्टेज पे उसे वर्क करता हुआ मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैसे भी होगा तो यही मतलब सर्किट का ही क्वेश्चन बनता है इसमें फॉल्ट एनालिसिस में। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट वही ले दे के हैं, बस सर्किट किसी तरह कैसे बन जाएगी, कहीं बस कहीं पे हो जाएगा, कहीं का बस कहीं लग जाएगा, कहीं फॉल्ट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं भी कर दिया फॉल्ट। तो अगर मान यहाँ पे हो रहा है, अभी फॉल्ट कह दे कि भाई यहाँ पे हो गया फॉल्ट, कहीं यहाँ पे जनरेटर एकदम टर्मिनल पे हो गया फॉल्ट रिएक्टेंस के पहले ही, तो इस तरह से अगर कहीं भी फॉल्ट ये मान सकता है, तो उस तरह ये सर्किट बनेगी। तो लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखिए कि ये इतनी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो ये मतलब जनरलाइज फॉर्म नहीं है। अगर फॉल्ट कहीं भी चेंज होता है, फॉल्ट की लोकेशन चेंज होती है, तो यहाँ था तो कैलकुलेशन हमारी कुछ अलग होगी, यहाँ आ गई तो हमारी कैलकुलेशन फिर अलग हो जाएगी। मतलब कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। तो इसी रिलेशन कुछ हम सिस्टम को इस तरह बनाते हैं, अपनी कैलकुलेशन का तरीका, कैलकुलेशन का एक तरीका नया निकालते हैं, जहाँ पे जेड बस का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कुछ ऐसा हो, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे हुआ है, अभी इस बस पे कहा जाए फॉल्ट एट केथ बस, किसी केथ बस है, पूरा सिस्टम में कई सारी बसेस ऐसे लगी हुई हैं। एक बार फॉल्ट कहा गया यहाँ पे लगा दो, एक बार फॉल्ट कहा गया यहाँ पे हो गया, एक बार फॉल्ट हो गया यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ हो गया। तो कहीं भी अगर फॉल्ट होगा तो अगर अभी तक हम जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर लेते आ रहे हैं तो हमें हर बार कैलकुलेशन पूरी रिपीट करनी पड़ेगी इस फॉल्ट लोकेशन के हिसाब से। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे, अगर माना जाए कि कहा जाए कि भाई फॉल्ट इस बस पे है, केथ बस पे है, इस बस पे है, तो कुछ ऐसा बना दें हम, जेड बस वगैरह ऐसे कुछ बनेगा। जेड बस बिल्डिंग मतलब जेड बस इसके लिए बनती है, इम्पिडेंस बस मैट्रिक्स बनती है, तो उसमें वो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन जनरलाइज हो जाता है। किसी भी बस पे अगर फॉल्ट होगा तो वहाँ के हिसाब से कुछ प्लस माइनस करके हमारा कैलकुलेशन पूरी रिपीट नहीं होती है और हमारा काम हो जाता है। तो यही चीज़ हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जेड बस कैसे बनती है, जेड बस बिल्डिंग एल्गोरिथम देखेंगे, वहाँ पे जेड बस कैसे बनाई जाती है। इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, टाइप 1 मॉडिफिकेशन, टाइप 2 मॉडिफिकेशन, समथिंग ऐसे ही होता है। अभी हम अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो 2 न्यूमेरिकल समझाएं और एक पिछला जो न्यूमेरिकल, इन तीनों न्यूमेरिकल को आप समझ लेंगे तो यहाँ इतना एटलीस्ट तो ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट में। मतलब ये बेसिक सा आइडिया हो गया, ठीक है। अब इसको और एडवांसमेंट करने के लिए जेड बस वगैरह आएगी, उसको हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारी और एनालिसिस अच्छी होती जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे हमने डीसी वाला पार्ट नहीं लिया है, इसको हम अनसिमेट्रिकल एनालिसिस जब आएगी तो वहाँ पे उसको कवर करेंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह आएंगे तो उसके साथ में हम उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाए, तो उसको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आने तक उस पर थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।